हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट 10 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न विधाओं में लिखी गई रचनाओं के बारे में। और हम उन रचनाओं के जिस्ट को देखने की कोशिश करेंगे, संक्षिप्त सार को देखने की कोशिश करेंगे कि कम समय में आप उन रचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों से कैसे परिचित हो सकते हैं, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो इसमें हमने लगभग 14 रचनाओं को लिया है और उसमें से 2 रचनाएं आवारा मसीहा और संस्कृति के 4 अध्याय, दोनों की भूमिकाएं काफ़ी लंबी हैं। तो उन भूमिकाओं के संक्षिप्त और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। बाद में उन पर हम अलग अलग वीडियोज में भी बातचीत करेंगे। तो चलते हैं सीधे, हम देखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको यूनिट 10 के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में कैसा कलेक्शन प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले जो नाम दिखाई पड़ रहा है, माटी की मूर्तें, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इसके अनुक्रम को देखें तो इसका अनुक्रम परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि इसमें माटी की मूर्ति में किन किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है, लिखा गया है। तो इसको कई टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। तो माटी की मूर्ति कुल 12 उप शीर्षकों में बटी हुई है और आप देख रहे हैं कि 12 जो उप शीर्षक हैं ये किसी न किसी के नाम पर और जो भी लेखक के संबंध रहे उन संबंधों पर आधारित रहे। तो रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। अगर आपसे इनके बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये पात्र किस रचना से संबंधित है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सभी के दिमाग में बैठ गया होगा कि ये माटी की मूर्तें नामक रचना से ली गई हैं। आगे बातचीत करते हैं महादेवी वर्मा के स्मृति की रेखाएं के ऊपर। इसके अनुक्रम पर चर्चा करें तो इसको भी 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि भाग 1 में भक्तिन, 2 में चीनी फेरीवाला, 3 में जंग बहादुर, 4 में मन्नू बल्कि मुन्नू, 5 में ठकुरी बाबा, 6 में बिबिया, 7 में गुंगिया। तो आप देख रहे हैं कि स्मृति की रेखाएं प्राय हम परीक्षाओं की दृष्टिकोण से याद करके जाते हैं कि इसका प्रकाशन फला सन में हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। और ख़ास तौर से आपके पाठ्यक्रम में लगा है ठकुरी बाबा, जो कि 5वें नंबर पर इस में संकलित है। तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ठकुरी बाबा किस क्रम पर है या फिर ठकुरी बाबा का संकलन किस बुक में है, किस पुस्तक में है। तो उम्मीद है कि ठकुरी बाबा के साथ साथ अन्य आप भक्तिन, चीनी फेरीवाला, जंग बहादुर, मुन्नू, बिबिया और गुंगिया के बारे में भी जान लिया होगा। आगे बातचीत करते हैं मुर्दहिया, जो कि तुलसीराम द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ये आत्मकथा मुर्दहिया काफ़ी फेमस रही है। इसकी भूमिका पर अगर बातचीत करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि किसी भी पुस्तक की भूमिका अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पुस्तक के बारे में अच्छे से जानकारी आपको हो गई है। तो मुर्दहिया की हम भूमिका को देखते हैं और इस भूमिका से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी, ये तुलसीराम लिखते हैं। और ध्यान में रखिए कि मुर्दहिया की जो पृष्ठभूमि रही है, आधार भूमि रही है, वो धर्मपुर गांव जो कि आजमगढ़ में है। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतने ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए भी कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति यहाँ पर बताई जा रही है कि मुर्दहिया धर्मपुर गांव के लिए जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति का एक केंद्र था, सामरिक केंद्र थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी।
वह दोनों के मुक्तिदाता थे। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पे जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते या और सियार मुर्दैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। तो इस भूमिका के पहले पैराग्राफ से आप सभी के दिमाग में एक उत्सुकता जरूर बन गई होगी कि मुर्दैया आत्मकथा को हम कंप्लीट अगर पढ़ें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। आपके अंदर एक रुचि भी विकसित हो रही होगी। आगे बातचीत करें तो मुर्दैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की ज़िंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स तुलसीराम ने बताया कि मुर्दैया लिखने के पीछे का जो कारण रहा है वो उनके प्रेरक के रूप में तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश थे। ठीक है, मन में तो इनके बहुत दिनों से था, लेकिन अखिलेश ने उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन जाता है। मुर्दैया में लोक जीवन को भी केंद्र में रखा है। इस चीज़ को आप सभी को ध्यान में रखना है। आगे तुलसी राम लिखते हैं कि यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। यहाँ पर तुलसीराम ने कई लोक जीवन से संबंधित व्यक्तियों का नाम बताया। जोगी बाबा, लक्कड़, नटिनिया, पग्गल बाबा, सिंह बजाता बंकिया डोम। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। तो ये अलग आप देख रहे हैं कि विलुप्त प्राणियों की तरफ भी इस आत्मकथा में संकेत किया गया है। आगे तुलसीराम लिखते हैं कि बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी की छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुर्दैया की जो कथा वस्तु है वो किन जिलों से रिलेटेड है और इसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से है। खासतौर से आजमगढ़ के धर्मपुर से तो है, लेकिन इसमें जिक्र गाजीपुर का तथा बनारस का भी समय समय पर आपको दिख जाएगा। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इसे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताया जा रहा है कि मुर्दैया या फिर मर्कंडिका की जो यात्रा रही है लेखक की, वो मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की तरफ कैसे मुड़ गए, उसकी पूरी लेखा जोखा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे तुलसीराम लिखते हैं कि राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक माहेश्वरी से इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने
तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दइया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, जबकि आगे का लेखन कार्य अभी जारी है। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि किस पत्रिका में मुर्दइया के 7 किस्तों का प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तद्भव, जिसका कि ऊपर ही उल्लेख कर दिया गया था कि उन्हीं की प्रेरणा स्रोत तुलसीराम ने लिखना शुरू किया। तद्भव के संपादक अखिलेश ने उनको लगातार लिखने के लिए प्रेरित किया। तो तद्भव में 7 किस्तों में ये आत्मकथा धारावाहिक रूप में छपती रही, लेकिन बाद में राजकमल प्रकाशन ने इसको मुर्दइया खंड 1 नाम से प्रकाशित किया। तो ये थी इसकी भूमिका। अगर इसके अनुक्रम के बारे में बातचीत करें कि क्या क्या इसमें वर्णित है, जो कि टॉपिक वाइज दिया गया है। भूमिका के साथ ही इसमें पहला जो शीर्षक है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दइया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दइया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है मृतन्या नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह, और सातवां है आजमगढ़ में फाका कशी। तो ये 7 बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहे हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम में वन लाइनर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा टॉपिक नहीं है या फिर कौन सा टॉपिक है। तो उम्मीद है कि मुर्दइया की भूमिका के साथ ही उसकी कथा वस्तु किन 7 शीर्षकों में संकलित है, विभक्त है, वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे बात करते हैं एक कहानी यह भी, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है। तो मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस मनु भंडारी को हम बहुत ही ईजिली पढ़ते हैं, आपका बंटी, महाभोज और उनकी जो आत्मकथा एक कहानियाँ भी है, उनकी कहानियों को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि उनको बनाने में उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ बैठ रही होगी कि किसी भी व्यक्ति के निर्माण में किसी न किसी व्यक्ति का योगदान रहता है। तो यहाँ पर एक नई बात आपको पता चल गई होगी। और लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर का युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। आगे बात करते हैं प्रेमचंद घर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना और इसके बारे में आप सभी को कई नई जानकारी यहाँ पर मिलेंगी। तो प्रेमचंद घर की जो लेखिका हैं वो शिवरानी देवी हैं, जो कि प्रेमचंद की पत्नी रही हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिए। और जो अब चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रेमचंद घर में जो समर्पण शिवरानी देवी ने इस बुक को समर्पित किया है, उसमें लिखा क्या है, ये काफ़ी आपको भावुक कर देने वाली और इमोशनल कर देने वाली पंक्तियाँ हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर की समर्पण में लिखती हैं कि स्वामी, तुम्हारी ही चीज़ तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। तो देख रहे हैं कि कितना ये एक पत्नी द्वारा लिखे गए एक पति के जीवनी के बारे में ये पूरी पंक्तियाँ हैं। और समर्पण की जो पंक्तियाँ हैं बिल्कुल आपने देख लिया होगा, तमाम आप किताबें पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बाद जब आप दोबारा आप पढ़ेंगे तो पूरे एक नई दृष्टि से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 2 शब्द क्या लिखती हैं, 2 शब्द में शिवरानी देवी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उन्होंने लिखा कि पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे। इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इनसे उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था,
यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं है, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ़ के भंवर में पढ़कर ही होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर शिवरानी देवी लिख रही हैं और पूरा आप एक एक पंक्ति से आप प्रेमचंद और शिवरानी देवी के संबंधों के बारे में परिचित हो रहे होंगे। आगे लिखती हैं कि चूँकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफ़ों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसीलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने का मौका मिला है। उनके प्रति और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति यह मेरी बेवफाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय न देती। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर है। पुस्तक लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है, वह है ईमानदारी और सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई हैं, मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस। इसीलिए हो सकता है कहीं कहीं पहले की घटनाएं बाद में और बाद की घटनाएं पहले आ गई हों। यह भी हो सकता है कि अनजाने में ही मैंने किसी घटना का जिक्र 2 बार कर दिया हो। ऐसी भूलों को पाठक क्षमा करेंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेमचंद घर में जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कई ऐसे वहाँ पर बातें हों जो कि रिपीटेड टाइप की हों, तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूमिका में ही शिवरानी देवी ने इस चीज़ को बता दिया है। आगे वे लिखती हैं कि साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की है। गो कि 30 साल से ऊपर तक जिंदगी के हर दुख और सुख में उनकी साथी होने के नाते मैं जानती हूँ कि अगर उनके गुणों का बखान करने से मैं तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र का विशालता का पूरा परिचय नहीं मिलता। पर मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों की त्यों कह दी हैं। तो आप शिवरानी देवी के कथनों से, उनके मन की बातों से पूरा अपने मन में बना लिया होगा कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को प्रेमचंद घर में किस तरीके से देखने का प्रयास किया होगा। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट्स उन्होंने बताया कि 30 साल से ऊपर तक की ज़िंदगी इन्होंने साथ साथ बिताई है। तो एक लंबा वक्त रहा है और उन्हीं चीज़ों को शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में लिखा है। आगे बात करते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और आत्मकथा की भाग 1 है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर बात करें तो बच्चन की आत्मकथा कुल 4 खंडों में, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि कितने खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं खंड 1, नीड़ का निर्माण फिर से खंड 2, बसेरे से दूर खंड 3, 10 द्वार से सोपान तक खंड 4। और इन खंडों का आप नाम बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि कौन खंड किस नाम में है। ठीक है, कई बार पूछ दिया जाता है और जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये खंड 1 से ही लिया गया है। अगर बात करें तो बच्चन सिंह ने इसकी कई भूमिकाएं लिखी हैं। आप देख रहे हैं कि इसके कई संस्करण आए हैं, उनके भूमिका लिखी गई हैं। पहले संस्करण की भूमिका ऊपर में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे चलकर और संस्करण आएंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स से उसको देख लेते हैं। वो संस्करण पहले संस्करण में लिखते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं मेरी पूरी योजना का 1/3 भाग है। इतने ही बड़े 2 और भाग यथा समय आपके सामने आएंगे। नीड़ का निर्माण फिर से और जीवन की आपाधापी में यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया तो आगे फिर नीड़ का निर्माण, जीवन की आपाधापी। तो इस तरीके से आगे और भी 3 खंड प्रकाशित होंगे, इसमें ये बताने का इन्होंने प्रयास किया है। तीसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रकाशन के साल भर बाद ही उसके तीसरे संस्करण की आवश्यकता आ पड़ी है। यानी आप देख रहे हैं कि कितना लोकप्रिय ये आत्मकथा रही है अपने समय की। तीसरे संस्करण पर उन्होंने लिखा, फिर चौथे संस्करण के बारे में लिखा कि क्या भूलूं क्या याद करूं प्रकाशित हुए अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं कि इसका चौथा संस्करण निकलने जा रहा है, और अपने पाठकों पर उन्होंने उनको आभार व्यक्त किया है। आगे 7वें संस्करण की भूमिका में लिखा है, ठीक है। 8वें संस्करण की भूमिका लिखा है। तो एक तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है उसकी कई भूमिकाएं लिखी गई हैं।
8 भूमिकाएं लिखी गई हैं, आप फैक्चुअल तरीके से अगर दिमाग में रखना चाहते हैं तो। बच्चन सिंह लिखते हैं कि पाठकों, यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। मैं आपको पहले से ही आगाह कर दूं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। इसके द्वारा पर सेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपनी संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि जब मैं न रहूं तब वे इन पृष्ठों से मेरे गुण स्वभाव के कुछ चिन्ह संचित कर सकें और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है उसे अधिक सच्चे और सजीव रूप में वे अपनी स्मृति में रख सकें। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो मैं अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुनकर उसको उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण रूप में देख सकें, सहज निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता जो आज भी प्राकृतिक नियमों की मूलभूत सक्षमता का सुखद उपयोग करती हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपाद मस्तक एकदम नग्न उपस्थित कर देता। इस प्रकार पाठकों, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ और मैं कोई वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुर्सत की घड़ियाँ ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्फ करें। इसलिए मानतेन की विदा स्वीकार कीजिए। तो ये एक तरीके से क्या बोलूं, क्या याद करूं कि भूमिका से ये बातें ली गई थी और आपने बच्चन सिंह के लिखने की शैली और इस आत्मकथा के बारे में देख लिया होगा और आपके मन में रुचि भी उत्पन्न हो गई होगी कि परीक्षा के बाद या पहले जब भी मौका मिलेगा हम क्या बोलूं कि याद करें, ज़रूर पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी के ऊपर, जो कि इसमें कई अनुक्रम दिए गए हैं। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने जितनी रचनाओं को लिया है वो रचनाएं केवल एक टॉपिक या शीर्षक के रूप में नहीं है, बल्कि उसके अंदर विभिन्न उप विषयों और शीर्षकों को संकलित किया गया है। ठीक वैसे उसी तरीके से एक साहित्यिक की डायरी के भी कई अनुक्रम हैं, जिसमें आप देखेंगे कि तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली भाग 1, नए की जन्म कुंडली भाग 2, वीरवकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 2 नाम से संकलित है। ठीक है, तो कई बार तो एग्जाम में पूछ लिया गया कि नए की जन्म कुंडली भाग 1 के लेखक कौन है या फिर इसका संकलन कहाँ पर है। तो उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली भाग 1 भाग 2, वीरकर आप देख रहे हैं कि ये एक शीर्षक है यहाँ पर, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय। ठीक है, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार के व्यक्तिगत ईमानदारी को 2 भागों में बांटा गया, 1 और 2। आगे बातचीत करते हैं मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। इसमें भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट कई बातों को कहा गया है, मैं पढ़ देता हूँ उसको। प्राक कथन में उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद यह पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। इसमें 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहाँ सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। तो अगर आपने मेरी तिब्बत की यात्रा नहीं पढ़ी होगी तो इस प्राकथन से ही उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान गए होंगे कि कितने पृष्ठों में है, कहाँ पर क्या लुप्त हो गया है और कैसे ये छपना शुरू हुई थी। ठीक है, आगे लिखते हैं राहुल साकृत्यायन कि प्रूफ देखने में पंडित उदय नारायण त्रिपाठी MA से बहुत मदद मिली है, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज की स्थिति ये है कि कई बच्चे MA कर लिए हैं, लेकिन उनको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो वो ठीक मायने में नहीं प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंडित उदय नारायण त्रिपाठी, जो कि उस ज़माने में MA थे, उन्होंने इस बुक का क्या किया है, प्रूफ रीडिंग किया है और जहाँ भी वाक्यात्मक त्रुटियाँ, शब्दों की त्रुटियाँ रही हैं उनके बारे में बताया है, तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय
सरस्वती में निकले थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा के जो अंतिम 2 अध्याय हैं वो सरस्वती पत्रिका में निकले थे, जिस चित्र तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देन के लिए हम दोनों के आभारी हैं। तो राजा कृत्या ने ये बात सन 1937 ईस्वी में पटना में रहते हुए लिखी थी। आगे बात करें तो इस यात्रा वृत्तांत में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसको कि खंड 1 और खंड 2 में बांटा गया है, खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके 5 खंड हैं यहाँ पर, जिसमें कि लहासा से उत्तर की ओर, चाड की ओर, साक्या की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर। थोड़ा सा ये यहाँ पर धुंधला सा हो गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए कि ये यात्रा वृत्तांत खंडों में बटा हुआ है, 5 खंडों में। परिशिष्ट यहाँ पर दिया गया है, जो कि 4 खंडों में है। लहासा की ओर तिब्बत में 1.25 बरस, तिब्बत में तीसरी बार, तिब्बत में चौथी बार। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये तिब्बत की यात्रा के बारे में यहाँ पर राहुल कृत्यान की यात्राओं के बारे में बताया गया है, और इस बुक के आधार पर उन्होंने तिब्बत में 4 बार यात्राएं की थी। तो ये फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अरे यायावर रहेगा याद, जो कि अज्ञे द्वारा लिखा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये भी प्रेमचंद घर में की तरह ही सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित है। ठीक है, अगर इसकी सूची के बारे में बात करें तो इसमें परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मीत की घाटी में, एलूरा, माझुली, बहता पानी निर्मल, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। अरे यायावर याद रहेगा। तो इन टॉपिक्स को भी ध्यान में रखें, हो सकता है कि परीक्षा में कोई पूछ लिया जाए कि ये किस बुक में संकलित है या फिर कहाँ से लिया गया है। आगे बात करते हैं आवारा मसीहा, जिसके बारे में हमने बताया कि इसकी भूमिका काफ़ी लंबी चौड़ी है, हालांकि हम उसके मुख्य पॉइंट्स पर ही चर्चा करेंगे। आवारा मसीहा शरदचंद्र चटर्जी का संपूर्ण प्रामाणिक जीवन चरित्र है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये पुरस्कृत किया गया है, और इसकी जो भूमिकाएं दी गई हैं आवारा मसीहा की बड़ी लंबी चौड़ी, इस पर हम अलग से कभी बातचीत करेंगे। इसमें जो संकलित जो टॉपिक्स है उस पर बातचीत कर लेते हैं कि आवारा मसीहा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो न पढ़े हुए भी आप इसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी जरूर रख सकें, ताकि आप परीक्षा में इसका उपयोग भी कर सकें। और अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है तो उसमें आप बोरियत महसूस न करें, कुछ अपनी बातों को भी रखें। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए उसी प्रयास में बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य वही है। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें इसकी भी कुल 3 भूमिकाएं लिखी गई हैं। तीसरा संस्करण यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी एक फैक्ट है कि आवारा मसीहा के भी 1 से अधिक संस्करण लिखे जा चुके हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। आवारा मसीहा को कई पर्व में बांटा गया है। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, ठीक है, और तृतीय पर्व, 3 पर्वों में बांटा गया है, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर बस हम पर्वों का नाम याद रख सकते हैं। प्रथम पर्व दिशाहारा नाम से, द्वितीय पर्व दिशा की खोज नाम से, और तीसरा जो पर्व यहाँ पर दिया गया है दिशांत। तो दिशाहारा, दिशा की खोज में, दिशांत, ये तीनों पर्वों में बटा हुआ है आवारा मसीहा। और बाकी उसके बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनको कि अगर पढ़ा जाए तो बहुत यहाँ पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर हम अलग से बात करेंगे। आगे बात करते हैं हम संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें 4 अध्याय हैं, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें भी हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या विषय वस्तु रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि समर्पण किया गया है सामाजिक संस्कृति की साकार प्रतिमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये बुक पूरी तरीके से समर्पित की गई है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। और बाकी हम देखते हैं कि इसकी भी 3 भूमिकाएं लिखी गई हैं। तीसरा संस्करण यहाँ पर आया हुआ है, तो ये भी आवारा मसीहा की तरह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा इसमें दिए गए थे, चाहते तो भूमिका को हम पढ़ सकते थे, बस दिक्कत वही है कि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इन दोनों रचनाओं पर हम अलग से एक वीडियो लेक्चर लेकर जरूर आएंगे। बस मेरे बताने की कोशिश थी कि आपको इन रचनाओं से थोड़ा सा परिचय हो जाना चाहिए कि आखिरकार इनमें है क्या। ठीक है,
तो उसी क्रम को मैं देख रहा हूँ। आगे देखते हैं कि जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं उसकी विषय सूची पर बात करते हैं। प्रथम अध्याय में बातचीत की गई है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, जो कि कई प्रकरणों में बटा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कई प्रकरणों में बटा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकरण 1 भारतीय जनता की रचना, प्रकरण 2 में आर्य द्रविड़ समस्याएं, प्रकरण 3 में आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन, प्रकरण 3 ही दिया गया है अध्याय 1 के अंतर्गत। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत दिया गया है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, जिसके अंतर्गत प्रकरण 1 में बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, प्रकरण 2 में जैन धर्म, ठीक है, प्रकरण 3 में बौद्ध धर्म। तो ये संस्कृति के अध्याय 4 के अंतर्गत दूसरे अध्याय में सारी बातें दी गई। प्रकरण 4 में बौद्धिक बनाम बौद्ध मत, प्रकरण 5 में प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, प्रकरण 6 में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, प्रकरण 7 में बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, ठीक है। तो कुल पहले अध्याय में 3 प्रकरण थे, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं तृतीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में बात की गई है हिंदू संस्कृति और इस्लाम के बारे में। प्रकरण 1 के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, प्रकरण 2 में इस्लाम धर्म, प्रकरण 3 में मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, प्रकरण 4 में हिंदू मुस्लिम संबंध। तीसरा जो अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंपोजिट कल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो जो भी बच्चे जेएनयू से एमए कर रहे होंगे उनको एक कंपोजिट कल्चर भी पढ़ना होता है, तो हम उसी समय इस बुक को पढ़े थे, उसके बारे में जान रहे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रकरण 5 जो कि इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव दिया गया। प्रकरण 6 में भक्ति आंदोलन और इस्लाम के बारे में चर्चा की गई है। प्रकरण 7 में अमृत और हलाहल का संघर्ष, प्रकरण 8 में सिख धर्म, प्रकरण 9 में कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, प्रकरण 10 में साहित्य और भाषा पर प्रभाव, प्रकरण 11 उर्दू का जन्म, प्रकरण 12 सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय में 4 अध्याय तो हैं, लेकिन उसका जो तीसरा अध्याय है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप भक्ति काल के दृष्टिकोण से देखें, उर्दू के दृष्टिकोण से देखें या फिर इस्लाम और हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से देखें। चौथे अध्याय के बारे में बातचीत करें तो चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप के बारे में। प्रकरण 1 के अंतर्गत भारत में यूरोप का आगमन, प्रकरण 2 शिक्षा में क्रांति, प्रकरण 3 ईसाई धर्म और भारतीय जनता, प्रकरण 4 हिंदू नवोत्थान, प्रकरण 5 ब्रह्म समाज, प्रकरण 6 महाराष्ट्र में नवोत्थान, प्रकरण 7 आर्य समाज, प्रकरण 8 थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, प्रकरण 9 धर्म के जीते जागते स्वरूप परम हंस रामकृष्ण, प्रकरण 10 कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रकरण 11 प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, प्रकरण 12 स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, प्रकरण 13 भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, प्रकरण 14 में विश्व दर्शन और प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रकरण 15 में मुस्लिम नवोत्थान, प्रकरण 16 सर मोहम्मद इकबाल, 17 भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो एक तरीके से आपने चतुर्थ अध्याय में देखा कि कुल 17 प्रकरणों में बटा हुआ। तो ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर समय निकाल कर आप इसको पढ़ें तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आपके यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि के कुछ अंश भी इसमें एक तरीके से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर था वो यूनिट 10 को केंद्र में रखकर बनाया गया था और उन रचनाओं के जिस्ट को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जो कि आपको बहुत कम जगहों पर किताबों में मिल सकते हैं, जो भी गाइडनुमा किताबें हैं या फिर यूजीसी नेट को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन पॉइंट्स को आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं जो कि आपको कठिन लग रहे हों और वीडियो लेक्चर सुनने के बाद एकदम से ईजी लगने लगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये मेरा प्रयास कैसा रहा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।